हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। कहानी शुरू होती है फ्रांस से, जहां सोसाइटी 3 एस्टेट्स में बटी थी। पहले एस्टेट में आते थे क्लर्जी, मतलब चर्च के लोग। दूसरा था नोबिलिटी, यानी राजा, रानी और उनके रिश्तेदार। और तीसरा एस्टेट था बाकी सभी लोगों का, यानी आम जनता, जो सबसे ज्यादा थी। लेकिन पावर सिर्फ पहले 2 ग्रुप्स के पास थी। पैसा भी उन्हीं के पास और डिसीजन भी वही लेते थे। बाकी लोग सिर्फ काम करते और टैक्स देते रहते। और फिर हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन, जब लोगों ने राजा के खिलाफ आवाज उठाई और एक नई सोच ने जन्म लिया। सबको आजादी मिलनी चाहिए, सब बराबर हैं और सबको एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। इस आइडिया ने सिर्फ फ्रांस को नहीं, पूरे यूरोप और एशिया के लोगों को जगा दिया। लोग सोचने लगे, अगर फ्रांस में राजा को हटाकर आम लोगों की सरकार बन सकती है तो हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं हो सकता। लेकिन सब लोग एक जैसे नहीं सोच रहे थे। कुछ लोग थे जो बोलते थे कि हाँ, राजा हटाओ, पर सरकार चुनने का हक, मतलब वोटिंग राइट्स, सिर्फ उन लोगों के हाथ में होनी चाहिए जिनके पास पैसा और प्रॉपर्टी हो, जैसे बड़े व्यापारी या जमींदार। और ऐसी सोच वाले लोगों को कहते थे लिबरल्स। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका कहना था, हाँ, राजा हटाओ, पर वोट का हक हर किसी को मिलना चाहिए, चाहे गरीब हो या विमेंस। और ऐसी सोच वाले लोगों को कहते थे रेडिकल्स। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका कहना था, बदलाव तो सही है, पर धीरे धीरे करो, ज्यादा तेजी से सब कुछ बदलेगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ये थे कंजर्वेटिव्स, जो मोस्टली अमीर लोग होते थे और अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल पर आंच नहीं आने देना चाहते थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद का यह दौर था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, जहां मशीन्स आती हैं, फैक्ट्रीज बनती हैं, नए शहर बनते हैं और लोग गांव से शहर जाने लगते हैं काम की तलाश में। पर ये नए शहर सबके लिए अच्छे नहीं थे। लोगों से 14 घंटे काम कराया जाता था। इसके बावजूद भी सैलरी बहुत कम थी। रहने के लिए बहुत ही छोटी सी जगह मिलती थी, वो भी गंदगी के बीच, जिस कारण गरीबी बढ़ी और साथ ही साथ बढ़ा अनएम्प्लॉयमेंट। अब लोग सोचने लगे, ये सब क्यों हो रहा है? क्यों हमारे पास न खेती को जमीन है, न रहने को घर? और जवाब मिला, क्योंकि रिसोर्सेज, पैसा, जमीन, फैक्ट्री, सब कुछ सिर्फ कुछ लोगों के पास है। गरीब आदमी सिर्फ काम करता है और अमीर लोग उसका फायदा उठाते हैं। इस सोच से एक नया आइडिया निकला, सोशलिज्म का। सोशलिज्म का मतलब है सारे रिसोर्सेज सभी लोगों के बीच बराबर बांटे जाए, न कोई ज्यादा अमीर हो, न कोई बहुत गरीब। खेत, फैक्ट्री, जमीन, सब पे सबका हक हो। अब सोशलिज्म के कई सपोर्टर्स भी थे, जैसे रॉबर्ट ओवेन, जो बोलते थे कि लोग मिलकर काम करें और जो मुनाफा हो सब में बांट लें। जैसे अलग अलग खेती करने की जगह सभी को मिलकर खेती करनी चाहिए और जो भी फसल हो उसे सभी लोग आपस में जरूरत के हिसाब से बांट लें। तो वहीं फ्रांस के लुई ब्लांक ने कहा, यह जिम्मेदारी सरकार की है कि वो लोगों को मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित करे। इन्हीं में से सबसे इंपॉर्टेंट नाम था कार्ल मार्क्स। मार्क्स ने कहा, प्रॉब्लम की जड़ है कैपिटलिस्ट सिस्टम, मतलब ऐसा सिस्टम जहां कुछ लोग फैक्ट्री या जमीन के मालिक होते हैं और बाकी लोग उनके लिए काम करते हैं। मार्क्स का कहना था, यह सिस्टम तब तक चलेगा जब तक गरीब लोग, यानी वर्कर्स, मिलकर एक साथ खड़े नहीं होते। मार्क्स ने कहा कि एक दिन वर्कर्स उठकर रेवोल्यूशन करेंगे और पूरे सिस्टम को पलट देंगे। फिर एक नई दुनिया बनेगी जहां सब कुछ कम्युनिटी का होगा, फैक्ट्री, जमीन, पैसा, सब कुछ। न राजा होगा, न कोई मालिक, सब बराबर होंगे। इस आइडिया को कहा गया कम्युनिज्म। मार्क्स के साथ एक और थिंकर थे, फ्रीडरिक एंगल्स। इन दोनों ने मिलकर एक किताब लिखी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसमें उन्होंने ये सारे आइडियाज लिखे। अब मार्क्स और एंगल्स के आइडियाज धीरे धीरे यूरोप में फैलने लगे। जर्मनी में वर्कर्स ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई, ब्रिटेन में बनी लेबर पार्टी और फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी। हर जगह लोग डिमांड करने लगे, हमें भी वोट का हक चाहिए, हमें भी डिसीजन लेने का मौका चाहिए। लेकिन अजीब बात यह थी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के लगभग 100 साल बाद भी किसी भी यूरोपियन कंट्री में सोशलिस्ट गवर्नमेंट नहीं बनी। और फिर आता है 1917, जब रशिया में पहली बार एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट बनी। रशिया, जो उस टाइम यूरोप का हिस्सा था, एक बहुत बड़ी कंट्री थी जहां लोगों की परेशानियां बहुत बढ़ गई थीं। वही रशिया जिसमें सार राज कर रहा था, गरीबी थी और लोग भूख से मर रहे थे। वही रशिया बन गया पहली जगह जहां मार्क्स के सपनों की एक सोशलिस्ट सरकार बनी। तो चलो बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, जो है द रशियन रेवोल्यूशन, जहां हम देखेंगे कि वर्कर्स और किसानों ने कैसे पूरी दुनिया की हिस्ट्री बदल दी। पिछले टॉपिक में हमने देखा, जब फ्रांस रेवोल्यूशन हुआ तो पहली बार थर्ड एस्टेट के लोगों को यह समझ आया कि हमें भी बराबरी का अधिकार मिल सकता है। और यहीं से सोशलिज्म का आइडिया पूरे यूरोप में फैला।
यूरोप के अलग अलग देशों में अलग अलग सोशलिस्ट पार्टीज बनी, लेकिन कहीं भी सोशलिस्ट पार्टी की सरकार नहीं बनी। लेकिन आखिरकार 1917 में एक सोशलिस्ट पार्टी पहली बार रशिया के किंग को हटाकर अपनी सरकार बनाती है। लेकिन रशिया ही क्यों, इसे जानने के लिए हमें रशिया की हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। सालों पहले रशिया एक बहुत बड़ा देश था। वहां एक राजा होता था जिसका नाम था सार निकोलस II। सार मतलब किंग। उसके पास पूरी पावर थी, जो भी फैसला लेना होता वही करता था। रशिया में उस टाइम डेमोक्रेसी नहीं थी, लोग वोट नहीं करते थे, उनकी सुनवाई नहीं होती थी, बस जो सार बोलता वही होता। अब सोचो, रशिया में ज्यादातर लोग किसान थे। 100 में से लगभग 85 लोग खेती करते थे, लेकिन उनके पास अपनी जमीन नहीं थी। जमीन थी अमीर लोगों के पास, जैसे जमींदार, चर्च और सार के पास। किसान जमीन पर मेहनत करते थे, लेकिन फल उन्हें मिलता ही नहीं था। इस वजह से किसान नाराज रहते थे। कभी कभी तो गुस्से में वो जमीन पर कब्जा भी कर लेते थे, और जब जमींदार पैसे मांगने आता तो उसका मर्डर कर देते। रशिया के कुछ बड़े शहरों में फैक्ट्री वर्कर्स भी थे। वहां कुछ बड़े कारखाने और छोटी वर्कशॉप्स थीं, लेकिन उनका काम करने का टाइम बहुत लंबा होता था, कभी कभी 15 घंटे रोज, और उनको मिलती थी बहुत कम सैलरी। रहने की जगह छोटी थी, औरतें भी काम करती थीं, पर उनकी सैलरी तो और भी कम होती थी, लगभग आधी। लेकिन रशिया के वर्कर्स में कुछ अलग ही बात थी। अगर किसी के साथ भी कुछ गलत होता तो सब एकजुट हो जाते। जैसे अगर किसी को फैक्ट्री ओनर पूरी सैलरी नहीं देते तो सभी वर्कर्स एक साथ मिलकर स्ट्राइक कर देते, मतलब काम बंद करके प्रोटेस्ट करते थे। ये यूनिटी सिर्फ शहरों के वर्कर्स के बीच नहीं, बल्कि गांव के किसानों के बीच भी थी। उस टाइम गांव में एक सिस्टम था जिसे मीर कहते थे। इसका मतलब था कि गांव के लोग अपनी जमीन मिल बांट के यूज करते थे, और जो भी फसल होती उसे अपनी जरूरतों के हिसाब से बांट लेते। मतलब जिसके घर में ज्यादा लोग थे उसे फसल का ज्यादा हिस्सा मिलता था, और जिसके घर में कम लोग हैं उससे कम। गांव के सभी लोग एक साथ थे, लेकिन फिर भी उनके पास अपनी जमीन का कोई कंट्रोल नहीं था। जमींदार जो कहता उन्हें वही फसल उगानी पड़ती, और न चाहकर भी वो फसल का जो भी हिस्सा देता उन्हें उसी में काम चलाना पड़ता। इसी वजह से कुछ लोग सोचने लगे कि यह सिस्टम गलत है। उनका मानना था कि सब लोगों को बराबर हक मिलना चाहिए और अमीर गरीब का फर्क कम होना चाहिए। इस आइडिया को कहते हैं सोशलिज्म। उसी समय एक ग्रेट थिंकर था कार्ल मार्क्स। उसने लोगों को यह आइडिया दिया कि अगर वर्कर्स चाहें तो एक दिन सब मिलकर इस सिस्टम को खत्म कर सकते हैं। रशिया में भी कुछ लोग मार्क्स के आइडियाज से इंस्पायर हुए, और 1898 में कुछ लोगों ने मिलकर एक सीक्रेट पार्टी बनाई, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। ये पार्टी इलीगल थी, छुपकर काम करती थी। इनका एम था वर्कर्स को जगाना और रेवोल्यूशन लाना। लेकिन कुछ ही दिनों में सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी 2 ग्रुप्स में टूट गई। एक था लेनिन का ग्रुप। लेनिन बोलता था कि हमें एक छोटी, स्ट्रांग और डिसिप्लिन्ड पार्टी चाहिए, हर मेंबर ट्रेन्ड होना चाहिए, रेवोल्यूशन फास्ट आना चाहिए। लेनिन का ग्रुप था बोल्शेविक्स, मतलब मेजॉरिटी ग्रुप। दूसरा ग्रुप था मेंशेविक्स, मतलब माइनॉरिटी। वो लोग बोलते थे कि पार्टी सबके लिए ओपन होनी चाहिए। उनका तरीका स्लो था, पहले लोगों को समझाओ, सबको जोड़ो, फिर धीरे धीरे बदलाव लाओ। लेनिन को यह स्लो तरीका पसंद नहीं था, इसलिए दोनों ग्रुप्स अलग हो गए और अपने अपने तरीकों से वर्कर्स की मदद करने में लग गए। तभी एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने ना सिर्फ सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी को बल्कि पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। ये बात है 1905 की, जब एक लीडर फादर गैपोन ने थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स को एक पीसफुल मार्च के लिए बुलाया। वो लोग सार के पैलेस के बाहर जाकर अपनी प्रॉब्लम्स बताना चाहते थे, जैसे सैलरी बढ़ाओ, काम का टाइम कम करो और वोट देने का राइट दो। पर बिना उनकी बात सुने सार ने उन पर ओपन फायरिंग का आदेश दे दिया, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए। इस खौफ से भरे दिन को कहते हैं द ब्लडी संडे। लेकिन इसके बाद रशिया में हर जगह प्रोटेस्ट होने लगे। लोग चाहते थे एक पार्लियामेंट हो जिसमें उनकी बात सुनी जाए, और आखिरकार लोगों के दबाव में सार ने एक पार्लियामेंट बनाने की परमिशन दे दी, जिसका नाम था डूमा। पर जब डूमा सार की बात से एग्री नहीं करती, उसकी बात नहीं मानती थी, तो सार पूरी डूमा को ही डिसमिस कर देता। फिर नई डूमा बनती, फिर उसे भी डिसमिस कर देता। इसी बीच फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई, जब रशिया ने फ्रांस और ब्रिटेन के साथ मिलकर जर्मनी के खिलाफ लड़ाई शुरू की। पहले लोग एक्साइटेड थे, पर वॉर लंबा चला, सोल्जर्स थक गए, हारने लगे। आर्मी में फूड की कमी होने लगी, और जब आर्मी वापस आई तो उन्होंने अपने ही शहरों को जला दिया ताकि एनिमी वहां छुप न सके। यहां तक कि फसलों को जला दिया गया, जिससे जर्मनी के सैनिक उन्हें खा न सकें। इससे शहरों में ब्रेड की भी कमी हो गई। ब्रेड के लिए रायट्स होने लगे, लोग भूखे मरने लगे। रेलवे काम नहीं कर रही थी, फैक्ट्रीज बंद हो रही थीं, जिस कारण वो लोग जो पहले सार को सपोर्ट करते थे, अब उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए। लोगों का कहना था हमें वॉर बंद कर देनी चाहिए, लेकिन सार था कि जर्मनी से बार बार हारने के बाद भी वॉर रोकने का नाम ही नहीं ले रहा था।
ये सब प्रॉब्लम्स, भूख, वॉर, अनफेयरनेस और सार की जिद, सब मिलकर एक बड़ा वॉल्केनो बना रहे थे। लोग गुस्से से भर गए थे और फिर आया 1917 का वो मोमेंट जब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और लोगों ने सार के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया, जिसे जानते हैं हम हमारे अगले टॉपिक में, जो है द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड। पिछले टॉपिक में हमने कुछ वजहों को देखा जिसकी वजह से सार के प्रति लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, जैसे वर्कर्स के ऊपर ओपन फायरिंग करवाना, डूमा को बार बार डिसमिस करना और बार बार हारने के बावजूद जर्मनी के खिलाफ जंग जारी रखना। लेकिन 1917 में कुछ ऐसा हुआ जो खुद लोगों ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो चलो टाइम मशीन में बैठकर चलते हैं 1917 में रूस के कैपिटल पेट्रोग्राड में, जहां एक ऐसी कहानी लिखी गई जो पूरे देश का फ्यूचर बदल देगी। यह समय था 1917 की फरवरी का, जब बहुत ही ठंड थी, स्नो गिर रही थी और लोगों के पास खाने का भी बहुत शॉर्टेज था। शहर के बीचों बीच नेवा नदी बहती थी जो उसे दो पार्ट्स में डिवाइड करती थी। एक तरफ मजदूरों की बस्ती थी जहां फैक्ट्रीज थीं और दूसरी तरफ था रॉयल एरिया, जहां विंटर पैलेस था, सरकारी बिल्डिंग्स थीं और डूमा यानी उनका पार्लियामेंट भी वहीं था। एक तो लोग पहले से ही गुस्से में थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सार यानी उनका राजा डूमा को बंद कर देना चाहता है, तो टेंशन पहले से ही थी। फिर एक दिन 22 फरवरी को किंग ने एक फैक्ट्री बंद करा दी। अगले दिन 23 फरवरी को लगभग फैक्ट्रीज के 50 वर्कर्स ने नदी पार करके दूसरी साइड स्ट्राइक कर दी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस मूवमेंट को स्टार्ट करने में औरतें आगे थीं, इसीलिए इस दिन को बाद में इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में मनाया गया। वर्कर्स ने नेवा नदी को क्रॉस करके सिटी के सेंटर की तरफ बढ़ना शुरू किया। कोई पॉलिटिकल पार्टी इस प्रोटेस्ट को लीड नहीं कर रही थी, सब कुछ एकदम नेचुरल हो रहा था। जब लोग फैशनेबल एरियाज में पहुंच गए और सरकारी बिल्डिंग्स के आसपास घूमने लगे, तो सार ने कर्फ्यू लगा दिया। लेकिन लोग हार मानने वाले नहीं थे। 24 और 25 फरवरी को वे और भी ज्यादा संख्या में वापस आ गए। अब सार को लगा इन्हें वापस से सबक सिखाना पड़ेगा और उसने पुलिस और घुड़सवार सेना बुला ली। पर डूमा के सभी लोग सार के इस डिसीजन के खिलाफ थे और उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, जिससे नाराज होकर उसने डूमा को सस्पेंड कर दिया। और अब तो डूमा के पॉलिटिशियंस भी खुलकर बोलने लगे। 26 फरवरी को लोग सड़कों पर फिर उतर आए। 27 फरवरी को पुलिस का हेडक्वार्टर्स तक लूट लिया गया। सड़कों पर भीड़ थी, लोग नारे लगा रहे थे, ब्रेड दो, वेजेस बढ़ाओ, काम के घंटे कम करो, डेमोक्रेसी लाओ। सार ने फिर से कैवलरी भेजी, लेकिन इस बार उन्होंने मना कर दिया। सोल्जर्स ने कहा, हम अपने ही लोगों पर गोली नहीं चलाएंगे। एक रेजिमेंट की बैरक में तो सोल्जर्स ने अपने ही ऑफिसर को गोली मार दी और बाकी रेजिमेंट्स भी स्ट्राइक करने वालों के साथ जुड़ गए। उसी शाम वर्कर्स और सोल्जर्स ने मिलकर एक नया ग्रुप बनाया, पेट्रोग्राड सोवियत, और जहां डूमा की मीटिंग्स होती थीं, वहीं उन्होंने अपना बेस बना लिया। अगले दिन कुछ लोग सार के पास गए और उनसे कहा, अब आपको राजगद्दी छोड़ देनी चाहिए। अब सार के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था और उसने उनकी बात मान ली और 2 मार्च को एब्डिकेट कर दिया। बस राजा गया और मोनार्की खत्म हो गई। इसी को कहा जाता है फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। अब सवाल आता है, राजा के बाद रशिया को चलाएगा कौन? इसके लिए सोवियत लीडर्स और डूमा के लोगों ने मिलकर एक नई टेम्पररी गवर्नमेंट बनाई, जिसका नाम था प्रोविजनल गवर्नमेंट। उनका प्लान था कि एक नए इलेक्शन के थ्रू लोग अपनी सरकार खुद चुनेंगे। प्रोविजनल गवर्नमेंट ने आते ही कुछ अच्छे काम किए, जैसे पब्लिक मीटिंग्स और ग्रुप्स बनाने की परमिशन दे दी। फिर अप्रैल 1916 में एग्जाइल से एक नया हीरो वापस आया, लेनिन, जिसे सार ने इलीगल पार्टीज बनाने के जुर्म में देश से बाहर कर दिया था, क्योंकि वो बोल्शेविक पार्टी का लीडर था और वर्ल्ड वॉर के खिलाफ था। जब वो वापस आया, उस टाइम पर पहले से ही रशिया में प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई थी और आते ही उसने अपनी फेमस अप्रैल थीसिस दी और सरकार के सामने 3 डिमांड्स रखी। पहला, वॉर बंद करो, दूसरा, जमीन किसानों को दो, और तीसरा, बैंक्स को सरकारी कंट्रोल में लो। उसने ये भी कहा कि अब से हमारी पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी होना चाहिए, जिसका मतलब था एक ऐसी पार्टी जो कम्युनिटी के लिए काम करे, ना कि बोल्शेविक, जिसका मतलब था मेजॉरिटी। शुरू में उसके आइडियाज सुनकर उसकी पार्टी के लोग भी सरप्राइज हो गए। उन्हें लगा अभी तो हम आजाद हुए हैं, ये वक्त रेवोल्यूशन का नहीं है। पर कुछ महीनों में हाल ऐसे हो गए कि सबको लगने लगा कि लेनिन ठीक कह रहा है। समर आते आते वर्कर्स हर जगह प्रोटेस्ट करने लगे, फैक्ट्री कमिटीज बनने लगी और सोल्जर्स भी अपने कमिटीज बनाने लगे। जून 1917 में पूरे रशिया के 500 सोवियट्स ने मिलकर एक बड़ी मीटिंग की। अब प्रोविजनल गवर्नमेंट, जिसे टेम्पररी देश संभालने के लिए बनाया गया था, उसने देखा कि उसकी पावर कम हो रही है।
तो उन्होंने स्ट्राइक को कंट्रोल करने के लिए सख्त कदम लेने शुरू किए। जुलाई 1917 में बोल्शेविक्स ने एक बड़ा प्रोटेस्ट किया, लेकिन गवर्नमेंट ने उसे फोर्स से दबा दिया। कई लीडर्स को पकड़ लिया गया, कुछ लोग छुप गए या भाग गए। और फिर आया अक्टूबर 1917। लेनिन को लगा कि अब प्रोविजनल गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप ला सकती है, इसलिए उन्होंने सीक्रेट प्लानिंग शुरू की। 16 अक्टूबर को पेट्रोग्राड सोवियत ने डिसाइड किया कि अब पावर पर कब्जा करना है। इसके लिए उन्होंने एक स्पेशल टीम बनाई, मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी, जिसका हेड था ट्रॉट्स्की। और 24 अक्टूबर को रेवोल्यूशन शुरू हो गया। प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की डर के मारे सिटी छोड़कर चले गए। गवर्नमेंट के ट्रूप्स ने कुछ बोल्शेविक न्यूज़पेपर्स को बंद कर दिया, पर ट्रॉट्स्की की टीम ने तुरंत जवाब दिया और सरकारी ऑफिसेज पर कब्जा करना शुरू कर दिया। मिनिस्टर्स को अरेस्ट किया। धीरे धीरे सोल्जर्स ने सिटी के हर इंपॉर्टेंट पॉइंट को कंट्रोल कर लिया। आखिरकार मिनिस्टर्स ने सरेंडर कर दिया और बोल्शेविक्स ने जीत हासिल की। आखिरकार प्रोविजनल गवर्नमेंट के सारे मिनिस्टर्स को पकड़ने के बाद लेनिन की बोल्शेविक पार्टी पावर में आई। इन्हीं इंसिडेंट्स को कहा जाता है अक्टूबर रेवोल्यूशन। जब प्रोविजनल गवर्नमेंट को हटाकर लेनिन ने देश का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। इसके पहले हमने देखा था फरवरी रेवोल्यूशन, जब किंग को राजगद्दी से हटाया गया था। और इन्हीं दोनों को मिलाकर हम शॉर्ट में कहते हैं रशियन रेवोल्यूशन। लेकिन सवाल ये आता है, आखिर प्रोविजनल गवर्नमेंट के बाद रशिया में किसकी सरकार बनी? इसे जानेंगे हम हमारे अगले टॉपिक में, जो है व्हाट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर। पिछले टॉपिक में हमने देखा कि अक्टूबर 1797 में लेनिन और उनकी पार्टी ने प्रोविजनल गवर्नमेंट को हटा दिया और देश का कंट्रोल ले लिया। अब रशिया में नए नियम शुरू हुए। लेनिन ने कहा, अब कोई भी अमीर आदमी दूसरों का फायदा नहीं उठा सकता, सब कुछ सरकार का होगा। तो उन्होंने बैंक और फैक्ट्री सरकार के नाम कर दी। जमीन भी सब लोगों में बांट दी गई। और तो और शहरों में बड़े बड़े महल छोटी छोटी फैमिलीज में बांट दिए गए। साथ ही साथ पुलिस और आर्मी का ड्रेस भी चेंज किया गया और उनके लिए एक फनी सी टोपी डिजाइन की गई, बुदेयोनोव का। साथ ही साथ लेनिन ने अपनी पार्टी का नाम भी बोल्शेविक से चेंज करके रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया। आखिरकार रशिया में इलेक्शंस हुए। लेनिन को पूरा भरोसा था कि लोग उसे ही देश का नया प्राइम मिनिस्टर चुनेंगे, लेकिन होता बिल्कुल इसका उल्टा है। वो इलेक्शन हार जाते हैं और जब उनकी पार्टी नहीं जीतती तो उन्होंने इलेक्शन के रिजल्ट्स को ही डिसमिस कर दिया और कहा, अब हम अपनी नई असेंबली बनाएंगे जहां सिर्फ हमारी बात सुनी जाएगी। धीरे धीरे सिर्फ बोल्शेविक पार्टी ही देश में बच गई। जो सरकार के खिलाफ कुछ बोलता उसे लेनिन की सीक्रेट पुलिस पकड़कर चुपचाप मौत के घाट उतार देती। उसी टाइम एक सिविल वॉर भी हो गई, जब देश के अंदर ही लोग एक दूसरे को मारने में उतर आए। इस वॉर में 3 ग्रुप्स लड़ रहे थे। पहले थे रेड्स मतलब बोल्शेविक्स, दूसरे थे ग्रीन्स जिसमें किसान और वर्कर्स आते थे, और तीसरा ग्रुप था व्हाइट्स का, जो आज भी राजा को सपोर्ट करते थे। अब राजा के जो सपोर्टर्स थे मतलब व्हाइट्स, उन्हें दूसरे बड़े देशों का सपोर्ट भी मिला, क्योंकि आसपास के किंग्स ये नहीं चाहते थे कि रशिया को देखकर उनके देश के लोग भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की डिमांड करने लगें। वॉर में देश काफी बर्बाद हो गया, लूट, भूख और मारपीट बढ़ गई। इसे देख 1922 में लेनिन ने रशिया को एक नया नाम दिया, यूएसएसआर मतलब यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। लेनिन की सरकार ने बोला, आज से सब लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे, सब बराबर होंगे। लेकिन इसके कुछ दिन बाद ही लेनिन बीमार पड़ गए और आखिरकार 1924 में लेनिन की डेथ हो गई। पूरा देश उदास हो गया, क्योंकि लेनिन ही वो व्यक्ति था जिसने नए रशिया की शुरुआत की थी। लेनिन के जाने के बाद एक और लीडर आया, स्टालिन। शुरू में लोगों को लगा वो नॉर्मल लीडर है, पर धीरे धीरे स्टालिन ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया। अब उसकी चलती थी। स्टालिन ने नया रूल बना दिया जिसमें सब किसान मिलकर खेती करेंगे। इस प्लान को बोला गया कलेक्टिवाइजेशन, पर कई किसान गुस्सा हो गए। उन्होंने अपने खुद के जानवरों को ही मार दिया। बहुत से लोगों को जेल भेज दिया गया। आखिरकार एक बड़ा अकाल आया जिसमें 40 लाख लोग मर गए। इसके बावजूद लोग अगर स्टालिन की बात नहीं मानते तो उन्हें जेल या काम वाली कैंप्स में भेज दिया जाता। कई लोगों पर झूठे इल्जाम लगाए गए। 1939 तक 20 लाख लोग जेल में थे, लेकिन स्टालिन ने कुछ अच्छे काम भी किए। नए स्कूल बनाए, फैक्ट्री टाउन्स बनाए, हॉस्पिटल और काम करने की जगह बनाई, पर हर किसी तक ये सुविधा नहीं पहुंची। लोग काम कर रहे थे पर डर के माहौल में जी रहे थे। पहले लेनिन आए, उन्होंने बराबरी का सपना दिखाया, पर पावर में आते ही जो भी उसके खिलाफ बोलता उसे अपनी सीक्रेट पुलिस से मरवा देता। फिर आया स्टालिन, उसने डेवलपमेंट किया पर लोगों को डराकर। कुछ बदलाव अच्छे थे, कुछ बहुत दर्द भरे। लेकिन इस रेवोल्यूशन ने न सिर्फ रशिया के लोगों की जिंदगी बेहतर की, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक रोल मॉडल बन गया।
और इसी को जानते हैं हम हमारे अगले और आखिरी टॉपिक में, जो है द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर। पिछले टॉपिक में हमने देखा कि रशिया अब किंग के रूल से हमेशा के लिए आजाद था, और जब रशिया में नए नए चेंजेस आए तो उसका नया नाम रखा गया यूएसएसआर, जिसका फुल फॉर्म था यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ये रशिया और उसके आसपास के कुछ और छोटे छोटे एरियाज का एक ग्रुप था। अब ये यूएसएसआर दुनिया का पहला बड़ा सोशलिस्ट देश बन गया था, जहां सब लोगों को बराबरी देने की बात होती थी। अब ये रेवोल्यूशन इतना पावरफुल था कि सिर्फ रशिया के लोग ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के लोग भी हैरान रह गए। सब सोचने लगे, अगर रशिया में गरीब लोग मिलकर सरकार बना सकते हैं तो हमारे यहां भी ऐसा हो सकता है क्या? इस सोच की वजह से कई देशों में नई कम्युनिस्ट पार्टीज बनने लगी। रशिया के लीडर्स चाहते थे कि दुनिया के और लोग भी उनका आइडिया समझें, इसीलिए उन्होंने एक बड़ी मीटिंग बुलाई जिसका नाम था कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल्स ऑफ द ईस्ट। इस मीटिंग में दूसरे देशों के लोग भी आए। उनको समझाया गया कि सब लोग बराबर हो सकते हैं, सबके पास रोटी, कपड़ा और मकान हो सकता है। फिर रशिया ने एक स्पेशल स्कूल भी बनाया जिसका नाम था कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी। वहां लोगों को सिखाया जाता था कि कैसे एक नया देश बनाया जाए जहां सब लोग खुश हों। धीरे धीरे यूएसएसआर का नाम दुनिया भर में मशहूर होने लगा। लोग कहने लगे, वाओ, यूएसएसआर तो सोशलिस्ट कंट्री बन गया। इसका मतलब एक ऐसा देश जहां सब बराबर हैं और गरीब लोगों का भी ध्यान रखा जाता है। लेकिन कुछ टाइम बाद लोगों को लगने लगा कि यूएसएसआर की सरकार कुछ गलत भी कर रही है। हाँ, उन्होंने फैक्ट्रीज और फार्म्स को बड़ा बनाया, लोगों को काम और खाना दिया, पर साथ ही उन्होंने लोगों की फ्रीडम छीन ली। जो लोग सरकार से एग्री नहीं करते थे उनकी बात नहीं सुनी जाती थी। लोग कुछ बोल नहीं पाते थे, डर के मारे चुप रहते थे। फिर 20वीं सेंचुरी के एंड तक दुनिया के लोग समझ गए कि यूएसएसआर का मॉडल परफेक्ट नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि सोशलिज्म का आइडिया गलत था। लोग अब भी मानते थे कि सब लोग बराबर हों, सबके पास सुविधा हो। ये सोच अच्छी है। हर देश ने अपने तरीके से इन आइडियाज को दोबारा सोचा और उसे बदलकर अपना लिया। तो बस यहीं पे खत्म होता है हमारा ये प्यारा सा चैप्टर। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।